हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11। मतलब कि 3 यूनिट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब आज से बारी है स्टार्ट करने की 4th यूनिट, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। मतलब अब अगले 3 चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में। एवरीथिंग अबाउट प्लांट्स, कि प्लांट में क्या होता है, कैसे नहीं होता, सब कुछ अबाउट प्लांट्स। और उसी यूनिट में, इन द यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी, जो हमें पहला चैप्टर डील करने को मिलता है वो होता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब भैया फोटोसिंथेसिस कुछ ऐसी चीज़ है, मैं अगर अभी क्लास 5th 6th के बच्चे से भी पूछूं उसे भी फोटोसिंथेसिस पता होता है, क्लास 8th 9th के बच्चे से पूछूं उसे भी फोटोसिंथेसिस पता होता है। लेकिन अगर मैं क्लास 11 12 के बच्चों से पूछूं तो उन्हें फोटोसिंथेसिस पता नहीं होता है, क्योंकि वो सोचते हैं फोटोसिंथेसिस हम क्यों पढ़ें, हम बड़े हो गए, हम फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ते, हमको चाहिए बड़ी बड़ी चीज़ें। ये हम छोड़ दिया पढ़ के, हमने क्लास चौथी में पढ़ा था, चौथी में, अब तो चौथी में पढ़ा था। मेरा एक फ्रेंड है वो बस यही डायलॉग मारता है बार बार, चौथी में पढ़ा था। तो ये जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, अब वही बात है ना, चौथी क्लास 4th से अगर पढ़ते हुए आ रहे हैं तो क्लास 11th में इसको देने का क्या सेंस है। सबको ही पता है ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? कि हाँ हमें पता है मैम, यस हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में मिलते हैं और मिलके ग्लूकोज बना लेते हैं। मतलब प्लांट में ये प्रोसेस चलती है और इसी को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ क्लास 11th में इतना बड़ा सा चैप्टर, पेजेस तो पलट के देख ही लिए होंगे एनसीईआरटी के, इतने सारे पेजेस में दिया क्या है फोटोसिंथेसिस में, और वो भी फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट। हायर प्लांट मतलब आपने पढ़ लिया है, जल्दी से बोलो, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। मतलब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में कुछ अलग होता है क्या? फोटोसिंथेसिस की इतना डिटेल में दिया है तो चलो बहुत डिटेल में फोटोसिंथेसिस को समझते हैं। फोटोसिंथेसिस को समझने का आपका नजरिया है वो बदल जाएगा। अब सुनो, पूरी क्लास 11th में जो मेरे फेवरेट टॉपिक हैं उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉप पे आता है, जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। मैं अपना फेवरेट सबसे लास्ट में पढ़ा रही हूँ। सेकंड मोस्ट फेवरेट में मेरा आता है प्लांट फिजियोलॉजी, उसके भी ये 2 चैप्टर, फोटोसिंथेसिस एंड इसके बाद वाला रेस्पिरेशन। तो भाई मेरे तो फेवरेट है, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है इन्हें पढ़ने में, क्योंकि इन चैप्टर्स को ही पढ़ के आपको फाइनली ऐसी फीलिंग आएगी कि यस यू आर इन क्लास 11th। अभी तक तो जो पढ़ रहे थे कि ठीक है, हाँ चलो नॉर्मल था, सब कुछ था, लेकिन इसमें ऐसी ऐसी बातें आएंगी ना जिनको पढ़ के फीलिंग आ जाएगी एकदम, ओहो यस क्लास 11th। तो उसी फीलिंग के साथ, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं चैप्टर जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और उसमें भी आज हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड इट्स रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स। क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करे गए इन द फील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं अपनी कहानी। बोलो जय श्री राम। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता क्या है? Photosynthesis is a physiochemical process by which green plant use light energy, that is sunlight, to synthesize organic compound। तो सीधी सी बात, फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होती है। फिजिकल चेंजेस भी होंगे, केमिकल चेंजेस भी होंगे, जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सन से आने वाली सनलाइट, सोलर एनर्जी को यूज करते हैं और कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। इट इज बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण तुम नहीं हो, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है फोटोसिंथेसिस। किसी से भी बोलते हो ना, मैं अगर जी रहा हूँ तो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जी रहा हूँ या जी रही हूँ, बेटा गलत। बायो के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल ही गलत, तुम इसकी वजह से जी रहे हो। अब मत बोलना अपने जानू बेबी सोना को कि अरे बेबी हम तो तुम्हारी वजह से जी रहे हैं। नो, तुम जी रहे हो फोटोसिंथेसिस की वजह से, बिकॉज फोटोसिंथेसिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस है तो भाई हमारी जिंदगी चल रही है इस अर्थ पे। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो अभी सब खत्म हो चुके हो। तो खत्म। बोलो मैम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुमको सनलाइट पकड़नी आती है क्या? ऐसे सन से आती है सनलाइट, उसे ऐसे करके पकड़ लिया करो, स्टोर करके रख लिया करो, बना लिया करो अपना खाना उसमें। नो, तुम्हें कुछ नहीं आता। जो सनलाइट है उसको यूज करने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में है। प्लांट्स उसको यूज करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यही फूड इज दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेसाइज करते हैं और उससे अब जब फूड सिंथेसाइज हो गया तुमको प्लांट से खाना मिलता है, तुम वही खाते हो।
अब तुम बोलोगे मैम हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं, हम तो चिकन खाते हैं। तो बेटा चिकन तुम खाते हो, तो चिकन को जिसको तुम खा गए पकड़ के, उस चिकन ने क्या खाया था? ऑब्वियसली वो चिकन सीड्स वगैरह खाता है, एंड दैट आर ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी लाइफ ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ is existing due to the process of photosynthesis, because सनलाइट को, सोलर एनर्जी को जो पकड़ने का जो एक वो होता है ना, पकड़ के रखने की, उसको यूज करने की जो कैपेसिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के पास ही है। और क्यों है भाई वो कैपेसिटी? बिकॉज उनके पास क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल में लाइट को ट्रैप करने की टेंडेंसी होती है। नाउ अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं, वही जो हमने अभी आपको बात बोली थी कि आप इसलिए नहीं जिंदा हो क्योंकि आपका बाबू सोना एग्जिस्ट कर रहा है। नो, यू आर एग्जिस्टिंग बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ। ओके, क्लियर हो गया? तो यू आर डन विद द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। पूरा जो खाना अर्थ में है उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सोर्स फोटोसिंथेसिस है। इट रिलीजेस ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। और चलो खाना तो ठीक है, साथ साथ में ऑक्सीजन नहीं दूं मैं तुमको ऑक्सीजन, अभी मौत होगी। खाना ना मिलने से फिर भी 3 4 5 6 दिन चल जाओगे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली तो विद इन कितने मिनट, विद इन 2 to 3 मिनट तुम्हारी डेथ हो जाएगी। 2 to 3 मिनट भी शायद मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ। विद इन सर्टेन सेकेंड्स और मिनट आपकी डेथ हो जाएगी। तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना वो भी काम हो गया, इस फोटोसिंथेसिस का ही बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। और साथ ही साथ में जो मेन काम है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज सिंथेसाइजिंग फूड, वो तो कर ही रहा है। तो मतलब हमारे सर्वाइवल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस है, और हमें इसी फोटोसिंथेसिस को बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो मैं समझा देती हूँ इस चैप्टर को हमें कैसे पढ़ना है। आपने डेफिनेशन समझी। नाउ अब मैं आपको पढ़ाऊंगी सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे ही थोड़ी पता चल गया कि यार फोटोसिंथेसिस में ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ठिकाना होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े ना। तो वो एक्सपेरिमेंट्स कैसे कैसे करे गए, किस ऑर्डर में करे गए, कौन से साइंटिस्ट ने करा, हम वो स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी द ऑर्गेनल जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद हम स्टडी करेंगे देयर आर 2 phases ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 2 फेज में होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो पहले हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। इस तरीके से इस चैप्टर को हम कंपाइल करेंगे। एंड लास्टली वी विल स्टडी फैक्टर्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। उसके पहले फोटोसिंथेसिस की जो केमिकल रिएक्शन है ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। CO2 plus H2O reacts in presence of sunlight and chlorophyll to make C6H12O6 plus H2O। यही बनता है ना, यही रिएक्शन होती है ना। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना, या एनसीईआरटी से बैलेंस रिएक्शन देख लेना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना कार्बोहाइड्रेट। अब यार बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया है तो इसलिए अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है, और कार्बोहाइड्रेट आपको पता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, साथ में वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो लिबरेटेड, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम शुरू करते हैं different experiments related to photosynthesis. So number 1 we have variegated leaf experiment. Now what do you mean by variegated leaf? यहाँ जो लिखा हुआ है variegated leaf, पहले हिंदी में समझा देते हैं क्या किया था। देखो हर एक्सपेरिमेंट को करने का कुछ एक पहले आप लिखते हो ना, एक्सपेरिमेंट जब भी लिखते हो तो एम, फिर उसके बाद में क्या करते हो apparatus require, फिर उसके बाद में आप थ्योरी लिखते हो उसकी, फिर उसके बाद में प्रोसीजर लिखते हो, प्रोसीजर के बाद में आप ऑब्जर्वेशंस एंड लास्टली कंक्लूजन। यही करते हो ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो इसी तरीके से करते हो। तो वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में जो हमारा एम था, ग्रीन कलर से बनाई जाए पत्ती अच्छी खासी। ठीक है, ये आपके पास बहुत ही सुंदर सी ग्रीन कलर की लीफ है। अब वेरीजेटेड लीफ का ये मतलब होता है, इसको हमने ब्लैक कलर के पेपर से, अब मैं ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखा सकती आपको इसलिए मैं वाइट ड्रॉ कर रही हूँ। आपने ब्लैक कलर के पेपर से इस लीफ को हाफ पार्शियली कवर कर दिया, थोड़ा सा पोर्शन ऑफ दिस लीफ इज कवर्ड बाय ब्लैक कलर्ड पेपर। तो एक पत्ती थी, आपने क्या करा, पत्ती का कुछ पोर्शन आपने कवर कर दिया विद द ब्लैक कलर पेपर। दिस इज नोन एज वेरीजेटेड लीफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरीजेटेड लीफ बोलते हैं। अब नॉर्मल एक प्लांट में लगी थी भाई, मतलब हाँ पौधा भी था, हमने सिर्फ पत्ती तोड़ी नहीं है,
प्रॉपर प्लांट में लगी हुई पत्ती है। अब हमने क्या कर दिया, इसको धूप में रख दिया और हमने ऑब्जर्व करा फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस हुआ तो फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट क्या होता है, क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। वेरी गुड। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी हो गई है, फोटोसिन लिखूंगी मैं सिर्फ, फोटोसिंथेसिस हो गई है तो मतलब एज अ प्रोडक्ट की तरह आपके पास क्या बन चुका है, प्रोडक्ट की तरह आपके पास बन चुका है कार्बोहाइड्रेट, आपके पास कार्बोहाइड्रेट बन चुका है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बन चुका है, ग्लूकोज बन चुका है। अब क्या करा था इस एक्सपेरिमेंट में, लीफ को कवर करा, तो फोटोसिंथेसिस जो होगा वो कौन से वाले पार्ट में नहीं हुआ होगा, आप बताओ भाई। आपने जो काला काला पत्ते से इसको काला कलर के पेपर से कवर कर दिया, यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा क्योंकि यू कवर्ड इट, सनलाइट नहीं मिली तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, सनलाइट नहीं मिली, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो क्या कार्बोहाइड्रेट बना होगा, तो इस स्पेसिफिक पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट नहीं बना होगा। अब कंफर्म कैसे किया गया भाई इस चीज को कंफर्म करने के लिए हमने किया आयोडीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया हमने, आयोडीन टेस्ट। अगर हम इस वाले पोर्शन पे जो एक्सपोज्ड था यहाँ पे और यहाँ पे आयोडीन टेस्ट करेंगे तो हमें ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिला, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च ऑन रिएक्टिंग विथ आयोडीन प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर, सबको पता है ये चीज। तो आयोडीन और स्टार्च ऑन टेस्टिंग विथ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट ऑन टेस्टिंग विथ आयोडीन प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर। तो ये जो पोर्शन थे जो एक्सपोज्ड थे, जिसपे सनलाइट मिली है, उस पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, वहाँ पे स्टार्च फॉर्म हुआ है एंड दैट वाज कंफर्म्ड बाय आयोडीन टेस्ट। लेकिन जो पार्ट था जो आपने कवर कर दिया था उस पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है, मतलब कि क्या है, वहाँ पे सनलाइट नहीं गई और इसलिए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इससे हमें ये समझ में आया sunlight is absolutely essential for the process of photosynthesis, मतलब absolutely essential है कि ऐसा कुछ जोड़ ही नहीं है उसका कि नहीं भाई कुछ और दे दो ना यार, हमारे पास सनलाइट नहीं है भाया तो आप कुछ और से काम चला लीजिए भाया, वो वाला सीन ही नहीं है। ओके, तो क्या हुआ, टेक अ वेरिजेटेड लीफ और लीफ पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर दैट वाज एक्सपोज्ड टू लाइट, और उसको रख दिया धूप में। टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च, फिर हमने उस लीफ पे कौन सा टेस्ट लगाया, स्टार्च टेस्ट लगाया। क्या होता है स्टार्च टेस्ट, व्हेनेवर स्टार्च का हम लोग रिएक्शन कराते हैं आयोडीन से तो हमें कौन सा कलर मिलता है, वी गेट ब्लू ब्लैक कलर। तो ये वाला टेस्ट हमें वहां पे करवाना है। इट शोज, अब जब हमने कहा ब्लू ब्लैक कलर मिल गया तो अब क्या कंक्लूजन क्या था इस पूरे एक्सपेरिमेंट का, इसका कंक्लूजन ये था, इट शोज दैट फोटोसिंथेसिस ऑकर ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फोटोसिंथेसिस हमेशा ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ में ही होता है और लाइट ही प्रेजेंस में होता है, मतलब सनलाइट एंड chlorophyll, sunlight and chlorophyll is absolutely essential for the process of photosynthesis to happen. क्लियर, तो पहला एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया, वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, तो चलो क्लियर हो गया तो बढ़िया है। नाउ मूव टू सेकंड एक्सपेरिमेंट, वो भी वेरिजेटेड लीफ है। इसमें क्या किया था भाई, अ पार्ट ऑफ लीफ इज इनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग KOH सोक्ड कॉटन व्हिच एब्जॉर्ब्स CO2। इधर क्या किया गया कि एक लीफ ली, ठीक है, एक पत्ती ली और पत्ती को एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया, जैसे कि हाँ देखो ये बनाया ना इमेज, अच्छा सा इमेज है, हाँ ये देखो ये लीफ ली और इस लीफ को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। जैसे सपोज ये एक लीफ थी तो इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, इसका आधे से ज्यादा पोर्शन, ये एक वाइट कलर का टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर इस लीफ का मैक्सिमम पोर्शन डाल दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम बात करें तो इसके टेस्ट ट्यूब के अंदर KOH था। क्या था इसके अंदर, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसके पास में कैपेबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब CO2। जितना भी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है तो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या करा आपने, एक लीफ ली, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट वाज द फर्स्ट वन। अब इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन हम पढ़ रहे हैं तो हमने देखा लीफ को हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, उसमें प्रेजेंट क्या था, उसमें KOH प्रेजेंट था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसमें प्रेजेंट था। अब हमने इस लीफ को यहाँ पे छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, देन हमने क्या करा भाई, हमने उसके बाद फिर से हमने लगाया स्टार्च टेस्ट, फिर से हमने क्या लगाया, स्टार्च टेस्ट। तो पोर्शन ऑफ द लीफ जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था, वो पोर्शन ऑफ द लीफ जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था उसमें स्टार्च टेस्ट आया नेगेटिव।
मतलब ब्लू ब्लैक कलर देखने को नहीं मिला। मतलब कि क्या नहीं बना, अगेन वहाँ पे ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं बना। तो क्या समझ में आया? आप बताओ यहाँ से आपको इस प्रोसेस से क्या समझ में आया? आपको इस प्रोसेस से ये समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ही, रिएक्टेंट ही नहीं होंगे तो प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा? तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं है तो यहाँ पे जो स्टार्च है वो भी नहीं बनेगा, और इसलिए स्टार्च टेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लीफ, स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो अ पार्ट ऑफ लीफ इज इनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग KOH सोक्ड कॉटन विच एब्जॉर्ब CO2। तो ये याद रखना है कि भाई जो KOH है वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। द अदर हाफ ऑफ द लीफ इज एक्सपोज टू एयर, और जो दूसरा हाफ था लीफ का वो हमने हवा में रहने दिया। नाउ फिर क्या किया भाई? प्लेस दिस सेटअप इन लाइट फॉर सम टाइम, इस सेटअप को हमने रख दिया लाइट में फॉर सम टाइम। टेस्ट द लीफ फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फिर से हमने स्टार्च टेस्ट लगाया। एक्सपोज्ड पार्ट शो पॉजिटिव फॉर स्टार्च टेस्ट, जो पार्ट बाहर था इसमें क्या आया है? इसमें स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया है, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी। लेकिन जो ये अंदर वाला पार्ट था इसमें क्या हुआ है? जो पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में नहीं था, जहाँ पे KOH थी, वहाँ पे जो हमारा स्टार्च टेस्ट है वो हमारा टेस्ट नेगेटिव आया है। एंड पोर्शन इन द टेस्ट ट्यूब शो नेगेटिव। दिस प्रूव्स दैट, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला? यहाँ से हमें पता चला दैट CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अभी तक 2 एक्सपेरिमेंट से 3 बातें कंफर्म हो गई हैं। वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ने हमें ये शो करा कि सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। सेकंड, आप देखो हमने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, KOH एक्सपेरिमेंट जो था, एक्सपेरिमेंट इन प्रेजेंस ऑफ KOH, उस एक्सपेरिमेंट से हमें ये कंफर्म हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो मच वेरी वेरी एसेंशियल, एब्सोल्यूट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। तो समझ में आ गया क्या क्या बिल्कुल चीज़ें चाहिए ही चाहिए अगर फोटोसिंथेसिस कराना है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पे सनलाइट, तीसरे नंबर पे क्लोरोफिल। ये 3 चीज़ें चाहिए ही चाहिए अगर आपको फोटोसिंथेसिस कराना है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, भूल जाओ फिर, नो फोटोसिंथेसिस, गुस्सा। ओके चलो, नाउ तो ये आपको ये समझ में आ गया कुछ एसेंशियल क्राइटेरिया। नाउ लेट्स स्टडी सम मोर एक्सपेरिमेंट। फर्स्टली वी हैव एक्सपेरिमेंट बाय जोसेफ प्रीस्ली। तो जोसेफ प्रीस्ली वाज द अर्लीस्ट to perform experimentations related to photosynthesis. Priestley performed experiment to prove the role of air in the growth of green plant. तो जो प्रीस्ली थे उन्होंने क्या करा था? उन्होंने एयर का क्या रोल है अगर ग्रीन प्लांट्स को ग्रो करना है, तो उसमें एयर बेसिकली ऑक्सीजन का क्या रोल है, ये बात प्रूव करी थी जोसेफ प्रीस्ली ने। किसने करी थी? जोसेफ प्रीस्ली ने इसको अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था। एंड लेटर ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी जोसेफ प्रीस्ली ने ही करी है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट। तो जो इनका एक्सपेरिमेंट था उसका नाम हम बोल देते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या बोल देते हैं? बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या था भाई बेल जार एक्सपेरिमेंट? देख लो, ये एनसीईआरटी में सेटअप बना हुआ है पूरा। हमने क्या करा? हमने सबसे पहले एक जार लिया जो इस शेप का दिख रहा है ना आपको, बेल जार हमने लिया। उस जार के अंदर हमने एक कैंडल जला दी और हमने एक चूहा रख दिया जिंदा। ठीक है, हमने कैंडल जलने दी और हमने एक चूहा रख दिया। जब आपने थोड़ी देर बाद देखा तो क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद कैंडल बुझ गई और चूहा भी मर गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ? उन्होंने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले बेल जार के अंदर एक कैंडल जला के रख दी और उन्होंने एक चूहा रख दिया। अरे वो वाला एक्सपेरिमेंट आप सबने किया होगा। हम लोग ऐसे करके कैंडल जला देते हैं, ग्रीन कलर की कैंडल जल रही है, और फिर इस कैंडल के ऊपर आप एक ग्लास रख देते हो, और फिर धीरे धीरे क्या होता है? स्लोली 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 कैंडल डिस्टिंग वो हो जाती है, मतलब बुझ जाती है। फिर आप क्या बोलते हो? ओ यस, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स अस दैट बर्निंग कैंडल रिक्वायर ऑक्सीजन। आप बोल देते हो कि अगर कैंडल को जलना है, अगर कैंडल का कंबशन होना है तो ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी, ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पे। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। क्या थी भाई वो सिमिलर चीज़? वो सिमिलर चीज़ ये थी कि जो कैंडल यहाँ पे जल रही है और चूहा जिंदा है, इस बेल के इस जार के अंदर की सारी ऑक्सीजन को इस चूहे ने और इस जलती हुई कैंडल ने कंज्यूम कर लिया। जब उसके अंदर सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो देखो दोनों की डेथ हो गई। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा?
अब सेम सेटअप में अब इस कहानी के अंदर अभी सिर्फ दो ही कैरेक्टर थे, एक तो मोमबत्ती और एक चूहा, कैंडल एंड माउस। अब कहानी में तीसरा कैरेक्टर एंटर हुआ है, दैट इज अ मिंट प्लांट, एक मिंट का पौधा, पुदीने का एक छोटा सा पौधा। अब इस जार के अंदर मोमबत्ती है, चूहा है और एक मिंट का पौधा है, पुदीना का पौधा है। अब जब उन्होंने थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करा तो कहानी बिल्कुल की बिल्कुल वैसी थी, ना मिंट का पौधा मरा, ना चूहा मरा, ना कैंडल बुझी। यहाँ पे सिर्फ मिंट का पौधा ना होने से चूहा मर गया था, कैंडल बुझ गई थी। बस यहाँ पे तीसरा कैरेक्टर डाला, मतलब मिंट का पौधा, तो वहां हीरो हो गया कि उसके आते से ही ना चूहा मरा ना कैंडल बुझी। ये था उनका सारा सेटअप, ये था उनका बेसिक एक्सपेरिमेंट। तो क्या किया उन्होंने, ही ऑब्जर्व द कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड बेल जार गेट एक्सटिंग्विश्ड, कैंडल अगर जल रही है बेल जार में वो बुझ जाती है। सिमिलरली माउस सफोकेटेड इन क्लोज जार, अगर चूहा है वो भी उसके अंदर मर जाता है। He concluded that burning candle or breathing animal damaged the air. उन्होंने सीधे सीधे ये बोला, उनके पास इतने टर्म्स नहीं थे तब, उन्होंने सीधे ये बोला कि ये जो चूहा और ये जो कैंडल है ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जितनी भी एयर है इस कंटेनर के अंदर, उनको ऑक्सीजन का तो कंसेप्ट नहीं पता था, उन्होंने बोला इसके अंदर जितनी भी एयर है ये चूहा और कैंडल उस एयर को खराब कर दे रहे हैं, गंदा कर दे रहे हैं, और जब पूरी एयर गंदी हो जा रही है तो वो दोनों मर जा रहे हैं। ये बात बोल दी इन्होंने, ठीक है। अब he placed a mint plant in the bell jar, अब उनने पौधा रख दिया था, किसका पौधा रख दिया था, मिंट का, पुदीने का पौधा रख दिया। he found that the mouse stayed alive, चूहा जिंदा था, and the candle continued to burn, कैंडल भी कंटिन्यूसली जल रही थी। तो फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि देखिए ये चूहा और ये मोमबत्ती हवा को खराब कर रहे थे ना, वो हवा को वापस से प्योरीफाई करने का काम कर रहा है मिंट प्लांट। तो जो हवा को चूहा और जलती हुई कैंडल खराब कर दे रहे थे, मिंट प्लांट उस हवा को वापस से रिस्टोर कर ले रहा है, इसीलिए किसी की भी मौत नहीं हो रही। He hypothesized that plants restore the air whatever breathing animals and burning candle remove. उन्होंने सीधे सीधे ये बोला कि भैया जितनी भी हवा जो है ये जलती हुई कैंडल और सांस लेता हुआ चूहा जो खराब कर दे रहा है, वो पूरी हवा को रिस्टोर कर ले रहा है मिंट प्लांट। उन्होंने सिर्फ इतनी बिल्कुल बेसिक सिंपल सी इतनी बात बोल दी थी, उनके पास इतने टर्म्स नहीं थे, लेकिन आपके पास तो टर्म्स हैं, आप समझने की कोशिश करो तो देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जा रहा है, इसलिए उन दोनों की सफोकेट होकर डेथ हो जा रही है। मिंट प्लांट के आने से क्या हुआ होगा, ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसको तो ये प्लांट मिंट प्लांट यूज़ कर ले रहा होगा फॉर फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा होगा एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो मिंट प्लांट के आने से यहाँ पे ये हुआ, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको उसने पूरा यूज़ कर लिया और साथ ही साथ में जो ऑक्सीजन है उसे एमिट कर दिया, इसलिए वहाँ पे चूहे की डेथ नहीं हुई और कैंडल बुझी नहीं। तो आपको ये याद रखना है जोसेफ प्रीस्ली ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, तो जोसेफ प्रीस्ली ने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया है। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, बेल जार एक्सपेरिमेंट किया है। बेल जार एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये बोला था कि जलती हुई कैंडल और सांस लेता हुआ चूहा जो हवा को खराब कर देते हैं, प्लांट्स उस हवा को वापस से रिस्टोर कर लेते हैं। एंड दैट इज इट, एवरीथिंग अबाउट जोसेफ प्रीस्ली एक्सपेरिमेंट। तो पहले साइंटिस्ट कौन है जो सीरीज में आ रहे हैं हमने देखे, दैट वाज जोसेफ प्रीस्ली। Now second in the line we have Jane Ingenhousz. We have Jane Ingenhousz. Jane Ingenhousz ने क्या करा, Jane Ingenhousz ने सेम सेटअप जो जोसेफ प्रीस्ली का सेटअप था ना, पूरा वही का वही सेम सेटअप यूज करा, किसने, Jane Ingenhousz ने। लेकिन उन्होंने इस सेटअप को एक बार अंधेरे में रखा और एक बार रोशनी में रखा, एक बार उन्होंने सनलाइट में रखा और एक बार उन्होंने अंधेरे में रखा। अब आप बताओ क्या होगा अंधेरा और रोशनी का, ये जो पूरा सेटअप था ना बेल जार वाला, वही पूरा बेल जार है, सब कुछ वही है, चूहा वूहा, चलो हम बना देते हैं आपके लिए। इसके अंदर हरे कलर का पौधा बना देते हैं एक सुंदर सा। कुछ लोगों को ये पौधा बिल्कुल कुछ और ही दिख रहा होगा, ठीक है, ये पौधा हो गया। इसके अंदर एक चूहा भी बना देते हैं, चलो चूहा, चूहा ब्राउन कलर का होता है। ये चूहा बन गया। और क्या था भाई इसके अंदर, उसके अंदर एक कैंडल जला देते हैं। कैंडल तो वाइट से ही बढ़िया लगेगी, वाइट कलर की कैंडल
कितनी क्रिएटिव हो गई हूँ आजकल मैं, देख रहे हो तुम लोग। ओह 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 कितना टाइम वेस्ट। और रुको रुको, और क्रिएटिविटी, येलो कलर की फ्लेम जल रही है, ठीक है, यही था एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने क्या करा, इसको एक बार यहाँ पे ये सन है, एक बार उन्होंने उसको रखा अंडर सन, इस पूरे सेटअप को, और एक बार इन्होंने इसको रखा अंडर मून। ये मून है, ये मून है। तो एक बार उन्होंने इसको अंडर रखा सन, और एक बार अंडर मतलब मून नहीं रखा, ठीक है, पर अंधेरा कैसे दिखाऊं, तो इसलिए मैंने वहाँ मून बना दिया। तो उन्होंने उस सेटअप को एक बार रोशनी में रखा और एक बार उन्होंने अंधेरे में रखा। अब तुम बताओ क्या हो रहा है। जब उस सेटअप को डार्क में रखेंगे, अभी सन को छुपा दो, अभी सिर्फ डार्क में रखेंगे तो क्या होगा, सनलाइट नहीं है तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो वहां पे कुछ भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो हो सकता है ये मर जाए और ये बुझ जाए कैंडल, क्योंकि अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा और वहां फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम नहीं होगी, O2 रिलीज नहीं होगी। लेकिन जब आपने उसको सनलाइट में प्लेस किया, सनलाइट में प्लेस किया तो क्या देखने को मिला, सनलाइट में है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ये जो प्लांट है इट इज एमिटिंग आउट, व्हाट इट इज एमिटिंग आउट, इट इज एमिटिंग आउट ऑक्सीजन, ये रिलीज कर रहा है वहां पे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर रिलीज हो रही है तो आपको इस सेटअप में ऑक्सीजन के बबल्स देखने को मिले। क्या देखने को मिले, ऑक्सीजन के बबल्स आपको देखने को मिले। ही कंडक्टेड द सेम एक्सपेरिमेंट बाय प्लेसिंग इट वंस इन द डार्क एंड वंस इन द सनलाइट। ही शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट फॉर प्योरीफाइंग द एयर। तो उन्होंने ये बोला सनलाइट एसेंशियल है फॉर प्योरीफाइंग द एयर, साथ ही साथ में यहाँ पे उनको ऑक्सीजन के बबल्स देखने को मिले। ही रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट विद एक्वेटिक प्लांट। अब उन्होंने इसको एक्वेटिक प्लांट के साथ भी किया। तो एक्वेटिक प्लांट, पानी बना देते हैं, पानी पानी लो, अरे पानी भाई, ये सब पानी है, नीला नीला पानी। तो अब तुम सोच लो नीला नीला पानी है तो ना उसके अंदर कैंडल होगी ना चूहा होगा, तुम कैंडल और चूहा मिटा दो। हु। अब उन्होंने क्या करा भाई, ये एक्सपेरिमेंट ये नहीं है, इसको नलीफाई कर दो, ये भी नहीं है। अब सिर्फ एक जार है और उसके अंदर एक एक्वेटिक प्लांट है, मतलब पानी है। अब उन्होंने ये देखा, जब हमने इसको सनलाइट के अंदर रखा तो फोटोसिंथेसिस तो हो गई, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, इट वाज कंफर्म्ड बाय बबल्स। जब भी आप पानी में गैसेस क्या बोलते हैं आप डालो, या जब भी पानी में गैसेस होती हैं तो दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ऐसे गैस दिखती तो है नहीं, बट इन लिक्विड फॉर्म इन वाटर दे अपीयर एज बबल्स। So it showed that bright sunlight small bubbles were formed around green parts while in the dark they did not. तो sunlight में आपने देखा कि वहाँ पे bubbles form होंगे, और अगर हम बात करते हैं डार्क में अगर रखेंगे तो वो bubbles form नहीं होंगे, क्योंकि डार्क में photosynthesis नहीं होगा। समझ में आई इतनी कहानी सबको, क्लियर भैया, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो later he identified these bubbles to be of oxygen. Thus he showed that only the green part of the plant release oxygen. तो उन्होंने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट से दो चीज़ें बोली। पहली चीज़ उन्होंने ये बोली कि देखो जो भी वो एयर प्योरिफिकेशन का काम चल रहा है, जो भी जोसेफ प्रीस्टली ने बोला है, उसके लिए सनलाइट चाहिए ही चाहिए। सेकेंड चीज़, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो जो ऑक्सीजन होती है वो भी सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही होती है। क्लियर, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गया, ओके। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट बाय जूलियस वॉन सैक। तो आपने जोसेफ प्रीस्टली के एक्सपेरिमेंट स्टडी कर लिए, देन यू स्टडीड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ जेन इंजन होस। नाउ लेट्स मूव टू जूलियस वॉन सैक। तो जूलियस वॉन सैक ने क्या प्रूव किया था, ही प्रूव दैट ग्लूकोज इज प्रोड्यूस व्हेन प्लांट्स ग्रो एंड इट इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। उन्होंने ये प्रूव किया कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो उसका रिजल्ट ग्लूकोज होता है, जो उसका प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज होता है, और ये ग्लूकोज भी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और ये ब्लू कलर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे इसको चेंज करने के, तो रेड। तो फोटोसिंथेसिस जब भी होता है तो ग्लूकोज बनता है एज अ प्रोडक्ट, एंड वो जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। Chlorophyll is located in special bodies that are known as chloroplast. Glucose is made in the green parts of the plant. उन्होंने जो ये जूलियस वॉन सैक उन्होंने काफ़ी सही बात बोली हैं, दो बातें बोली हैं, दो या तीन आप याद रखो। पहली बात क्या बोली है, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ग्लूकोज एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब मैं अगर आपसे सवाल करती हूँ कि चलो मेरे को एक बात बताओ, पूरे प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? अगर मैं पत्तियों में, लीव्स में होता है,
अब 11th क्लास में पत्ती वत्ती लीव्स वीव्स बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको 11th क्लास के बच्चे होने के अकॉर्डिंग आपको मुझे आंसर देना होगा। मैम लीव्स में प्रेजेंट होती हैं, लिखते हैं इसको, ये हटा देते हैं और लिखते हैं इसको जो मैं बोलने जा रही हूँ। मैम लीव्स में प्रेजेंट होती हैं मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल? मीजोफिल सेल। अब प्लांट की सेल है, बस उसका नाम दे दिया है मीजोफिल सेल, और प्लांट की सेल है मीजोफिल सेल। तो प्लांट सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना बहुत सारे, और प्लांट सेल ऑर्गेनल एक प्लास्टिड भी होता था, याद आ रहा है? याद करो सेल वाला चैप्टर। तो प्लांट के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लांट की सेल में होते हैं प्लास्टिड, 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो भाई मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। तो अब आज के बाद किसी 11वीं के बच्चे से पूछा गया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, और किसी ने अगर पत्ती बोला तो उसको मेरे साइड तरफ से 2 थप्पड़ एकदम बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, जोरदार ऐसे आते ना, क्या बोलते थे उसे? अरे यार रुक जाओ, हाँ कुछ तो बोलते थे, नहीं याद आ रहा। हाँ, तो लीफ में क्या होता है भैया? मीजोफिल सेल्स होती हैं, और मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर होता है द एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गई कहानी? तो ये चीज भी बताई थी किसने? जूलियस वॉन सैक ने, कि फॉर फोटोसिंथेसिस देयर आर स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स विच आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो पहली चीज ग्लूकोज बनता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। दूसरी चीज जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। एंड लास्टली जो ग्लूकोज फॉर्म होता है, मतलब जहाँ पे एक्चुअल फोटोसिंथेसिस होता है, दैट इज ओनली एंड ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। बिकॉज आप खुद सोचो ना, ग्लूकोज कहाँ बनेगा? जहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो पाएगा? जो हरा होगा, मतलब जहाँ पे क्लोरोफिल होगा, जहाँ पे ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, दैट इज क्लोरोफिल। क्लियर? तो जूलियस वॉन सैक के कंक्लूजन या एक्सपेरिमेंट्स आपको याद रखना है। ही प्रूव्ड दैट ग्लूकोज इज फॉर्म। सेकेंड, ही प्रूव्ड इट इज फॉर्म्ड इन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। एंड थर्ड, उन्होंने क्या बोला भाई? कि क्लोरोफिल जो होते हैं वो सिचुएटेड होता है क्लोरोप्लास्ट में। एंड लास्टली जो ग्लूकोज बनता है वो बनता है कहाँ पे? ग्लूकोज सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में फॉर्म होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए फिर आगे और एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी एक्सपेरिमेंट्स बाय T.W. एंजलमैन। T.W. एंजलमैन क्या बोले थे T.W. एंजलमैन में? He split the light using a prism into a spectral components and illuminated a green alga cladophora। देखो आपने पढ़ा होगा प्रिज्म होता है, प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म से जब भी आप वाइट लाइट को पास करते हो तो वाइट लाइट क्या होता है? वाइट लाइट अपने 7 कलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है। विबग्योर स्प्लिट हो जाती है कि नहीं? VIBGYOR। तो वाइट लाइट को हम जब भी प्रिज्म से पास करते हैं तो प्रिज्म से पास करने पर ये वाइट लाइट अपने 7 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और फिर यहाँ से ये जो 7 कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट निकले थे, तो T.W. एंजलमैन ने क्या किया? T.W. एंजलमैन ने ये सारे 7 कंपोनेंट्स को एक ग्रीन कलर के एल्गा, ये ग्रीन कलर का एल्गा बना दिया। इसका नाम है क्लैडोफोरा। ये सारे जो भी यहाँ पे 7 कंपोनेंट्स ऑफ लाइट थे, इस क्लैडोफोरा पे उन्होंने हिट करे, ठीक है। और ये जो क्लैडोफोरा था ये रखा कैसे था? ये क्लैडोफोरा रखा हुआ था, कैसे रखते हैं इसको? यहाँ एक समझ लो आप एक बीकर है, और उसमें ये जो मैं वाइट डॉट्स फॉर्म कर रही हूँ, ये जो मैंने बहुत सारे वाइट बनाए, ऑल दीज वाइट डॉट्स आर नथिंग बट अ बैक्टीरिया, जिसका नाम, जो कैसे बैक्टीरिया है? जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब कि जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो पूरा सेटअप समझ में आया? क्या सेटअप था T.W. एंजलमैन का? सबसे पहले प्रिज्म है, प्रिज्म से वाइट लाइट को हमने पास किया है, वाइट लाइट अपने 7 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो गई। ये जो 7 स्पेक्ट्रम है ऑफ, मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है या 7 कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट है, हमने इसको थ्रो करा, इसको पुट किया, डाला, किस में डाला? ऑन अ एल्गे, ग्रीन एल्गे, जो कौन सी है? क्लैडोफोरा। लेकिन क्लैडोफोरा ऐसे जमीन पे नहीं रखी हुई है, क्लैडोफोरा रखी हुई है एक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में, एक ऐसे सॉल्यूशन में रखी हुई है जिसमें बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया, सेटअप हो गया। नाउ व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन? क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी इस वाले एक्सपेरिमेंट की? अच्छा, एम क्या था इस एक्सपेरिमेंट का?
इस एक्सपेरिमेंट का एम ये था कि वाइट लाइट में जो 7 कंपोनेंट्स होते हैं, जो सनलाइट में भी 7 कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली वाइट लाइट इज सनलाइट में भी जो 7 कलर कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें से कौन से कलर में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, कौन से में मैक्सिमम होता है, कौन से में मिनिमम होता है। कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, इनमें से जहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब देखो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, देखो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस मतलब कि वहां पे मैक्सिमम O2 इवॉल्व होगी, सबसे ज्यादा O2 इवॉल्व होगी। जहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा वहां पे O2 ज्यादा, और उसी जगह पे बैक्टीरिया विल एक्यूमुलेट ज्यादा, मोर बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन। सपोज करो ये एक्यूमुलेशन लिखा है, लिख दूं क्या? लिख देती हूँ, चलो एक्यूमुलेशन। ओ बेचारे साइंटिस्ट के ऊपर लिखना पड़ रहा है मुझे। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लू कलर वाला है, ब्लू कलर वाली जो जगह है, ब्लू कलर वाला जो लाइट का कंपोनेंट है, वहां पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। तो मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है और फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट ऑक्सीजन होती है। तो मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही है तो ये एरोबिक बैक्टीरिया है। तो यहाँ जहाँ पे येलो पे कम ऑक्सीजन निकल रही थी, थोड़ी इससे कम, वहां जाके इकट्ठा होंगे कि यहाँ जहाँ ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही थी वहां जाके इकट्ठा होंगे। तो आपको इतना अंडरस्टूड है, इतना बेसिक सेंस है कि जहां पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व ज्यादा हो रही है वहां पे ये बैक्टीरिया ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा किस इनमें से किस कलर कंपोनेंट ऑफ सनलाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलता है। यही बताया था TW एंजलमैन ने। क्या बोला उन्होंने कि सेटअप आप देखो, ही स्प्लिट द लाइट यूजिंग अ प्रिज्म इनटू अ स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में प्रिज्म को यूज करके लाइट को स्प्लिट किया। इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा था क्लैडोफोरा। प्लेस इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा। द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन। बैक्टीरिया को इसीलिए यूज करा भाई वहां पे, ताकि हमें पता चल सके कि O2 कहाँ कहाँ इवॉल्व हो रही है। अब ये सब मुझे मिटाना पड़ेगा, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट करना है, बनाना है, देख लो क्या करना है। ओके चलो मैं ये रेस कर रही हूँ। अब by the middle of 19th century it is discovered that plant use light energy to make carbohydrates from CO2 H2O। ये तो आगे का हो गया भैया, पहले ये देखो। हाँ, तो यहाँ पे उनको क्या, उनको रिजल्ट मिले, उनको कंक्लूजन यहाँ पे ये मिला था कि ब्लू एंड रेड लाइट जो होती है, ब्लू एंड रेड कंपोनेंट्स जो होते हैं सनलाइट के, उसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन था वो हुआ था ब्लू और रेड वाले कलर कंपोनेंट पे। तो सेटअप समझ में आ गया। उससे सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए किस स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, एंड दैट इज ब्लू एंड रेड। क्लियर? ग्रीन नहीं होता, ब्लू एंड रेड, नॉट ग्रीन। Now let's move to some other experiments related to photosynthesis, but उसके पहले कुछ कलेश मच गए थे। क्या थे वो कलेश भाई? By the middle of 19th century it is discovered that plant use light energy to make carbohydrates from CO2 H2O। तो 19th century के खत्म होते होते मिडिल में हमको ये चीज़ पता चल चुकी थी कि भाई प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 और H2O को यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इतनी बात हमें समझ में आ गई थी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद। एक एम्पेरिकल इक्वेशन दे दी गई फोटोसिंथेसिस के लिए कि CO2 प्लस H2O लाइट, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला लिख दिया, CH2O इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो बाय 19th सेंचुरी इतनी प्रोग्रेस हो चुकी थी कि हमें इतनी कहानी समझ में आ गई। Where CH2O represents a carbohydrate, जहाँ पे CH2O क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, इट कुड बी ग्लूकोज। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अब उसके बाद में कलेश क्या मचे? कलेश ये मचे, कलेश बड़े अच्छे हैं, सुनो। कलेश ये मचे कि चलो ठीक है, ये तो बन गया ग्लूकोज, बढ़िया से कार्बोहाइड्रेट बन गया, ग्लूकोज बन गया, अच्छी बात है, मजा आ गया ग्लूकोज। लेकिन ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रही है, ठीक है, जो हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, आधों ने बोला कि वो ऑक्सीजन इस CO2 से आती है, ये C भाग जाता है और O2 यहाँ आ जाती है। आधों ने बोला कि नहीं H2O से आती है, H भाग जाता है, O इधर आ जाती है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से आती है? ऑब्वियसली या तो CO2 से आती होगी या तो H2O से आती होगी। आप बताओ, आपके अकॉर्डिंग अभी क्या लग रहा है आपको, कहाँ से आती है ऑक्सीजन? तो
तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो कभी भी CO2 से नहीं आती। वो CO2 is not responsible for the release of oxygen. CO2 is not responsible for release of oxygen. Rather, अब CO2 नहीं है तो बचा एक ही आपके पास H2O है जो टूटेगा और H अलग निकल जाएगा और O यहाँ पे O2 बन के रिलीज होगा। इस तरीके से नहीं टूटेगा तो अच्छे से टूटेगा। अभी मैंने गंदे से तोड़ दिया है। प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। तो इतनी तो बात समझ में आई आपको। मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन जो रिलीज होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट कम्स बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के स्प्लिट होने से आती है। बोलोगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। C और O पहले से प्रेजेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पानी से निकलकर यहाँ पर ऐड हो जाता है, यहाँ पे मतलब इसका रिडक्शन हो जाता है और रिड्यूस होके CO2 बना लेता है। रिड्यूस हो गया ना, अब देखो उसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो गया ना, वो बना लेता है कार्बोहाइड्रेट्स। और वाटर जो स्प्लिट हुआ तो हाइड्रोजन चला जाता है इन द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन यहाँ पे निकल जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो अब आपको यहाँ से दो चीज़ें रियलाइज हो गई कि प्रोडक्ट में मिलने वाला जो ग्लूकोज होता है वो कैसे बनता है? बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट में मिलने वाली ऑक्सीजन कैसे बनती है? बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। बस इतनी सी बात आपको मुझे समझानी थी। और अब हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑफ कॉर्नेलियस वैन नील। कॉर्नेलियस वैन नील ने यही बात जो अभी हमने पढ़ी कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हमारे C6H12O6 जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं? ड्यू टू रिडक्शन ऑफ CO2 के रिडक्शन के कारण निकलते हैं। और जो O2 रिलीज होती है वो होती है ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वो कैसे निकलती है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यही चीज प्रूव करी कॉर्नेलियस वैन नील ने। क्या करा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में? वैन नील ही वाज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कंडक्टेड सम स्टडीज इन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। तो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया की क्लासेस में उन्होंने कुछ स्टडीज परफॉर्म करी। उस स्टडीज के परफॉर्म करने के बाद में क्या हुआ? ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, आपको पता है कि लाइट की सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate। क्या लिखी है ये कहानी इतनी टेक्निकलिटीज में? हिंदी में बोलूँ तो ये लिखा है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन एक सूटेबल डोनर से निकल कर आती है। तो बताना जरा कौन हो गया वो सूटेबल डोनर? पानी, H2O। हाइड्रोजन उस सूटेबल डोनर से निकल कर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करा देती है। क्योंकि आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? इट इज नोन एज रिडक्शन। तो बस यही चीज देखिए, फिर से एक बार पढ़ो तो समझ आ जाएगी। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फॉर्म्स अ suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates. This can be expressed by a final reaction। आप देख लो H2A plus CO2 2A CH2O H2O। अभी जो 2A है ये जो इंडिकेट किया इन्होंने, ये इंडिकेट किया इट इज अ suitable donor for hydrogen। इट इज अ suitable donor for hydrogen। उन्होंने ये चीज यहाँ पे बताई। In plants, H2O is the hydrogen donor and is oxidized to O2। अब यहाँ पे ये भी बात प्रूफ हुई कि भाई प्लांट्स में H2O ही डोनर होता है। अब H2O डोनर होता है, ये कैसे कंफर्म किया गया? ये ऐसे कंफर्म करा गया कि उन्होंने सेम जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, क्या रिएक्शन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2A, दिस इज सूटेबल डोनर, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 प्लस यहाँ पे जो A है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ये जो भी A है। यही होती है रिएक्शन, इसका यहाँ पे रिडक्शन हो गया और H2A विल ऑक्सीडाइज। तो अब उन्होंने इस रिएक्शन को रिपीट किया CO2 विथ H2S। उन्होंने यहाँ पे H2S लिया और सेम रिएक्शन कराई। तो अगेन ग्लूकोज अपने आप एज सच वैसा का वैसा बन गया, लेकिन दिस टाइम द गैस रिलीज्ड वाज S2। तो वहाँ से ये चीज़ कंफर्म हुई कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है इन द प्रोसेस इट कम्स फ्रॉम वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वहाँ पे जो नॉर्मल ये एक्सपेरिमेंट करवाने वाली थी, और जो असली में हम बात करें तो क्या होता है? H2S की जगह H2O होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, तो यहाँ पे O2 रिलीज होती है। क्लियर?
पक्का? देखो क्या लिखा है, पर्पल एंड ग्रीन सेल्फ ऑफ बैक्टीरिया यूज H2S एज हाइड्रोजन डोनर। तो उन्होंने H2S वाला डोनर कौन, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ले लिए थे। सो द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट एंड नो O2 इज प्रोड्यूस। तो जब उन्होंने H2S के साथ में किया तो भाई वहाँ पे जो प्रोडक्ट निकला वो सल्फर या सल्फेट निकला। लेकिन इस वाली रिएक्शन को अगर आप देखो, रिएक्शन नंबर 2 को, तो उसमें कोई भी ऑक्सीजन कहीं से इन्वॉल्व नहीं हुई। ओके, क्लियर हुआ? सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ वैन नील। पक्का? कोई डाउट? Does he interfere that the O involvement, oxygens involved by the green plant comes from H2O and not from CO2? इतनी देर से मैं आपको यही कहानी बता रही हूँ कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो आती है कहाँ से, पानी की स्प्लिटिंग से, ना कि CO2 से। This was later proved by using radioisotopic techniques। तो भाई माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे तो बढ़िया था, उन्होंने बाद में रेडियोआइसोटोपिक टेक्निक्स को यूज करके भी यही बात प्रूव करी। Therefore, overall correct equation for photosynthesis is given here, 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of light and chlorophyll reacts to form C6H12O6 plus 6 H2O plus 6 O2. So this is the correct and balanced reaction for photosynthesis and ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा क्या, चलो रिवीजन करें, जल्दी से रिवीजन करते हैं। हमने पहले समझा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये होता है फोटोसिंथेसिस। क्या क्या चीज़ें एब्सोल्युटली एसेंशियल होती है, तो आपने देखा सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 चीज़ें होती हैं एब्सोल्युटली एसेंशियल होती हैं। प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, प्रोडक्ट आपने सीखा कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो पहला आपने वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा, दूसरा आपने KOH वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा। फिर अगर हम साइंटिस्ट की बात करें सबसे पहले जोसेफ प्रीस्टली आए। जोसेफ प्रीस्टली ने बोला कि जो प्लांट होते हैं वो एयर को प्योरीफाई करते हैं। उसके बाद में कौन है, उसके बाद में TW इंजलमैन। तो उन्होंने बोला भाई कि एयर को प्योरीफाई करते हैं ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिसको उन्होंने बबल्स के थ्रू प्रूव किया। फिर आए कौन, जूलियस वॉन सैक। तो जूलियस वॉन सैक ने बोला कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्लूकोज बनता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। फिर आए TW इंजलमैन, जिन्होंने ये बताया कि एरोबिक बैक्टीरिया को यूज़ करके उन्होंने ये प्रूव करा कि रेड और ब्लू कॉम्पोनेंट जो होता है सनलाइट का, उसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। लास्ट में आए जूलियस वॉन नील, उन्होंने प्रूव करा कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है इन द प्रोसेस of photosynthesis, it comes from splitting of water and not from carbon dioxide। हो गया रिवीजन? बिल्कुल ऐसे टिप्स पे याद हो जाएंगी ये चीज़ें। तो 2 बार रिवाइज करोगे और तीसरी बार जब होगी कि रटे बैठ जाओगे, सब कुछ याद हो जाएगा। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। तो आज हमने पढ़ा डिटेल स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। कोई भी डाउट है तो डाउट भाई पूछ लिया करो, और नहीं तो स्टेप अप अकेडमी को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।